हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हम लोग अपने क्वेश्चंस को। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। पीछे 3 से 4 महीने के पीछे के जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं आपको के साथ कवर कर रहा हूँ। ये आपका लेक्चर जो है आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें जीएस का सेक्शन पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पूछी जा रही है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर होता है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन भी करेंगे प्लस करंट अफेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है QRSAM। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये QRSAM क्या है। तो ध्यान रखना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके बारे में पूछना रहता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ये क्या है, किसने बनाया, ऐसे करके। तो हम इसके बारे में आपको बता देते हैं ये क्या है। दरअसल ये क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल ये है QRSAM। तो ध्यान रखना, आप तो समझ चुके हैं ये मिसाइल है और इसको किसने बनाया है। तो भारत की जो संस्था है डीआरडीओ ने इसको बनाया है, जिसको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और जिसके प्रमुख जो हैं जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1998 में हुई, 1958 में हुई थी, 1958। तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और जो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका परीक्षण कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखना है ये क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका जो परीक्षण हुआ है ओडिशा के चांदीपुर में हुआ है। कहाँ? ओडिशा के चांदीपुर में हुआ है, चांदीपुर। तो आपसे ये भी पूछ लें कि भाई चांदीपुर कहाँ है, तो एक क्वेश्चन आपसे यहां से क्लियर हो चुका है, भाई चांदीपुर ओडिशा में है। ठीक है, यहाँ पर परीक्षण किया जाता है छोटी छोटी मिसाइलों का, थोड़ा थोड़ा मिसाइलों का। अगर बड़े रूप में करना है तो फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा जाना पड़ेगा, वहां पर होता है जो है बड़े बड़े। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और यहीं पर इसरो होता है, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेली आते हैं इसके क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ से जरूर पूछता है अंतरिक्ष से, तो आपको याद करके रहना पड़ेगा, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है पीएम किसान योजना, यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना क्या है। तो ये वही योजना है जिसमें लोगों ने 2-2 हज़ार की 3-3 किस्तें जो है पाई हैं, 2-2 हज़ार की 3-3 किस्तें पाई हैं। 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी ये योजना। 24 फरवरी 2019 को ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू करी गई थी, और ये गोरखपुर के यूपी से शुरू करी गई थी। कहाँ से? गोरखपुर से, यूपी से, गोरखपुर के यूपी से शुरू की गई थी पीएम किसान योजना, ध्यान रखना है। और अगर गोरखपुर का नाम आया तो एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहे हैं कि गोरखपुर में गन्ने से इथेनॉल बनाने वाली पहली मिल बनाई गई। ठीक, गन्ने से सीधे इथेनॉल बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ओके, इसको कृषक सम्मान निधि योजना भी कहते हैं, है ना भाई। कृषक सम्मान यानी कि किसानों को ही तो सम्मान देने के लिए योजना चली, तो कृषक सम्मान निधि योजना भी इसको कह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं गोरखपुर से ही। ध्यान रखना, गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर बन रहा है। क्या बन रहा है? यूपी के गोरखपुर में, ध्यान रखना, गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर बन रहा है। ये अशफाक उल्ला खां वही हैं जिन्होंने ट्रेन जो है हुआ था, हम लोग कांड लोग कहते हैं, विद्रोह कहते हैं, तो हम लोग भारतीयों की नज़र में विद्रोह नहीं था, वो भारत के लिए था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। काकोरी कांड उसमें था, अशफाक उल्ला खां भी उसी में थे शायद, तो उसी के उपलक्ष्य में अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? यूपी के गोरखपुर में बनेगा। और जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य गोरखनाथ, वो भी यहीं के हैं, तो जो है यहीं से बिलोंग करते हैं, ध्यान रख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और एक और बता देते हैं, यहां ध्यान रखना, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। 1 मई 2016 को आप नोट्स कर सकते हैं इसको। 1 मई 2016 को, बस शब्दों पर ध्यान देना, लिखने के लिए जगह कम है। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दो। 1 मई 2016 को कौन सी योजना लॉन्च हुई थी, यहां पर लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे। ठीक है, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत आप लोग सिलेंडर लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना
और जिसके अंदर आप लोग एलपीजी सिलेंडर लेते हैं। और ध्यान रखना एलपीजी का नाम आया है तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। भाई अगर एलपीजी में होती गैस, अगर गैस लीक हुई तो बीपी क्या होगा? बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा साथ में बीपी तो बढ़ेगा, साथ में मरोगे सो अलग। क्या? मरोगे सो अलग, मरोगे सो हो जाएगा मरकैप्टन। इसमें क्या मिलेगा होती है? इसमें मिली होती है मरकैप्टन। क्या? मरकैप्टन मिलाई जाती है, जिससे कि ये एलपीजी अगर लीक हो जाए उससे उसका हमें पता चल जाए, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण होता है उसमें कोई गंध नहीं होती है। एलपीजी में मरकैप्टन मिलाया जाता है इसीलिए क्योंकि इसकी गंध का पता लगाया जा सके। तो ध्यान रखना है उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को जो है प्रभावी हुई थी। ध्यान रखना है 1 मई 2016 को प्रभावित हुई थी बलिया यूपी से ही। ठीक है। और एक आयुष्मान भारत योजना झारखंड रांची से 23 सितंबर 2018 को 23 सितंबर 2018 को झारखंड से, क्या? झारखंड से, ध्यान रखना झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका अनाउंसमेंट किया था। झारखंड के रांची से ये योजना लॉन्च की गई थी। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना। कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना कहां से लॉन्च की गई? 23 सितंबर 2018 झारखंड के रांची से। और झारखंड के सीएम आप हमें बताएंगे। ठीक है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, अब आप हमें झारखंड के सीएम बताना। ठीक है। कमेंट बॉक्स में झारखंड के सीएम कौन है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए सोलर ऑर्बिटल लॉन्च किया है। इस मिशन में नासा के सहयोग अंतरिक्ष, यहां पर दिख नहीं रहा है, यहां पर अंतरिक्ष लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां ऑर्बिटल लिखा हुआ है, थोड़ा बढ़ा देते हैं इधर, ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है? ऑर्बिटल लिखा हुआ है, ये अंतरिक्ष लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऑर्बिटल जो है लॉन्च किया है। इस मिशन में नासा की सहयोग अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? मतलब इसमें नासा जो है, नासा कहाँ की एजेंसी है? तो ध्यान रखना नासा जो है ये अमेरिका की है, नासा, ध्यान रखना। और जाक्सा जापान की, और रोसकॉस्मोस रूस की, और इसरो भारत की। ठीक है। ये जो है पूछ ली जाती है, अंतरिक्ष एजेंसियां भी थी जो हमने आपको बता दी। तो ध्यान रखना है। तो इसमें सहयोग किसने किया है? नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए सोलर ऑर्बिटल, ध्यान रखना है कौन सा? सोलर ऑर्बिटल लॉन्च किया है। और इसमें नासा की मदद किसने की है? ये क्वेश्चन आपसे बताना है। तो ध्यान रखना है इसमें नासा की जो मदद की है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसमें मदद की है, ध्यान रखना है। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ध्यान रखना केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत में है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत में है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना संजय कोठारी, संजय कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा इस कब ये आया था? तो ये 1964 से प्रभावी है, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। क्लियर है सभी को? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी संजय कोठारी। और किस समिति के आधार पर की गई थी? तो वो संथानन समिति थी। कौन सी? संथानन समिति थी। ठीक है, संथानन समिति थी, उसके आधार पर इसको जो है बनाया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग को। और सीबीसी इन शॉर्ट में कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, सीबीसी इन शॉर्ट में कहते हैं। संजय कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हो, इंडियन आयन ने अपने प्रथम बैटरी स्वैपिंग सुविधा की शुरुआत कहां से की है? मतलब आजकल देख रहे होंगे कि जो सबसे ज्यादा जो भारत बल दे रहा है वो सौर ऊर्जा पर बल दे रहा है। इसीलिए ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में ही है। और इसका अध्यक्ष भी भारत फिर से 2 साल के लिए बन गया है। तो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो बल दिया जा रहा है वो सौर ऊर्जा पर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई घाटा नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा है उसमें से थोड़ी हम भी यूज कर लेंगे। जैसे आप देखते होंगे एक हमारा पुडुचेरी का जो जिला है वो, सॉरी पुडुचेरी का जो एयरपोर्ट है, AAI ने इसको 100% सौर ऊर्जा से संचालित बताया है। साथ साथ में भारत का कोचीन बंदर का वो भी 100% 100 से ऊंचा, लेकिन वो AAE द्वारा नहीं है। जो कोचीन का जो कोचीन एयरपोर्ट है वो AAE द्वारा नहीं है, लेकिन अगर AAE द्वारा पूछ लेंगे तो पुदुचेरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसी को देखते हुए इंडियन ऑयल ने अपने प्रथम बैटरी स्वैपिंग सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। ये कहाँ से की है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑटो रिक्शा देख रहे होंगे तो उसमें बैटरी की समस्या होती है, मतलब अगर डाउन हो जाएंगे तो पूरी एक रात और एक दिन लग जाता है उसको चार्ज करने में। इतने देर में क्या करेंगे? तो ये जो इंडियन ऑयल है इसने ऐसी सुविधा कराई है कि आप उस बैटरी को हमें दे दीजिए, हम आपको उस चार्जिंग सहित दूसरी बैटरी दे देंगे और आप उसमें लगा लेना और अपना काम निकाल कर फिर आप उसको वहीं पर जमा कर सकते हैं। ऐसा करने वाला ये इंडियन ऑयल प्रथम एजेंसी है, मतलब प्रथम जो है
कंपनी है, और इसने ऐसा कहाँ से किया है, तो ऐसा इसने चंडीगढ़ से किया है। कहाँ से? चंडीगढ़ से। ऐसा इसने चंडीगढ़ से शुरुआत करी है, तो ध्यान रखना है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, बताओ ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है? तो हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, दोनों राज्य की राजधानी सिर्फ एक। ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है, अच्छा साफ सुथरा शहर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये 10 क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन के बराबर ही लग रहे होंगे। और हम लोग साइंस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन, और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 1521 से, और ये कहानी 1100 क्वेश्चन से स्टार्ट हुई थी। तो ध्यान रखना 1521 तक हो गए, काफ़ी पार्ट्स हो गए, आप उनको देखते रहिए। उम्मीद है कि आपकी जीएस जरूर अच्छी हो जाएगी, साथ साथ में जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छा कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि डैश 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 एक सतही परिघटना है। तो उबलना है, सतही नहीं, उबलता तो पानी नीचे से भी है, गलन भी नहीं, लेकिन वाष्पीकरण आप जब देखते होंगे नदी वगैरह में, तो जो वाष्पन होता है वो ऊपर ऊपर से होता है। तो ये परिघटना कैसी है? ऊपरी परिघटना हो गई वाष्पीकरण। ध्यान रखना है, वाष्पीकरण एक कैसी घटना है? ये ऊपरी परिघटना है, आप इसको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन हमने यहाँ पर, ये ग्रुप डी के ही क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, रेलवे के पूछे हुए क्वेश्चन है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखना है, जो द्रव को ठोस में बदलता है, ध्यान रखना, जो द्रव को ठोस में बदल दे, जैसे मान लें हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड से उसमें ठोस बन जाए, उसको हिमनांक कहते हैं। गलनांक होता है, हिमनांक होता है, और एक वाष्पीकरण होता है। तो ध्यान रखना है। अच्छा, जो ठोस से सीधे गैस में और जो गैस से सीधे ठोस में आते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हिमनांक मतलब होता है जमना किसी चीज का, उबलना, ये उबलना, गलन मतलब पिघलना हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, ये जरूर ध्यान रखना, दाब बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? क्वथनांक बढ़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है वह तापमान क्या कहलाता है? देखो, ताप से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक ऊपर से एक नीचे से। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? बताओ, वायुमंडलीय दबाव पर जो है पिघलकर द्रव बन जाती है। भाई, पिघलकर द्रव बन गई यानी कि क्या हो गया? बताओ, उसको बॉइलिंग पॉइंट हो गया? नहीं, गुप्त उष्मा नहीं, तो क्या है फिर? बताओ भाई, गलनांक हो गया ना। तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा गलनांक, पिघल कर द्रव बन गई तो गलनांक हो गया, सिंपल से हो गए। तो देखो, आपने देखा ऊपर एक चैप्टर से ही 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए हैं। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और द्रव को ठोस में, जो द्रव अगर ठोस में बदल जाए तो उसको हिमनांक यानी कि हिमीकरण कहते हैं। जो द्रव अगर ठोस में बदल जाता है, अगर ठोस द्रव में बदलता तो गलनांक, और अगर द्रव ठोस में बदलता तो हिमनांक। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है वाटर गेट घोटाले से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है? तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आज का करंट अफेयर नहीं, काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, 1970 के करंट अफेयर है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है वाटर गेट घोटाले से रिचर्ड एम्स निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़े हुए हैं। ठीक है, रिचर्ड एम निक्सन, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दरअसल ये उस समय का मामला है, 1970 में राष्ट्रपति के पद के संबंधित कुछ मामला है कि राष्ट्रपति को पद को हटाने के संबंधित कुछ बात हुई थी, तो वहीं जो है यही उसमें जो है शामिल थे, तो इसीलिए इसको जो है पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला है डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन की जिम्मेदारी, विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। अनाक्सी शोषण, कैसा शोषण? अनाक्सी शोषण जो है ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एक पीछे भी आ चुका है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, उम्मीद है आप इसको याद रख पाएंगे। अगला है सी ट्यूब एवं सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये पौधों से संबंधित है, जंतु विज्ञान है, तो बताओ जो है वनस्पति विज्ञान है। जो सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो किसके संचरण के लिए है? मानव शरीर के भोजन के लिए, पौधे भोजन के लिए। तो पौधों के भोजन के लिए जिम्मेदार हैं सी ट्यूब्स और सह कोशिकाएं, मुख्य रूप से किसके लिए? पौधों में भोजन के। ठीक है, पौधों में भोजन के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और हम बता दें, जो पौधे में जो खाना है वो जाइलम ले जाता, जो है फ्लोएम ले जाता है। पौधों में जो खाना फ्लोएम ले जाता है, और पानी यानी कि पानी कौन ले जाता है? जाइलम ले सकता है, जल यानी कि जा से जल जाइलम ले जाता है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना क्षारीय होता है तब उसका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है, आपने पढ़ा होगा जरूर हाई स्कूल में। जब लिटमस पेपर विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग किसका होता है? बैंगनी होता है। और बता दें, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं,
लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। लेकिन उल्टा पूछ लेंगे कि नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है, तो फिर अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। ध्यान रखना है, क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं? पीला। तो एक दो क्वेश्चन बनते हैं अम्ल और क्षार से, तो इसको ध्यान रखो। डैश 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 धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। सोडियम। ध्यान रखना, सोडियम जो है धातु जो है ठंडे जल के साथ जो है तीव्रता से अभिक्रिया करती है। और ये सोडियम जो धातु है इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। आपसे पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। ये सोडियम ही नहीं, और भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं। इनका एक पूरा ग्रुप ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और अगर और बता दें, सोडियम जो धातु है इसको कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जिसको कैरोसिन के तेल के अंदर डुबा कर रखा जाएगा, तो वो है सोडियम। ध्यान रख सकते हो, सोडियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब, इसका मतलब होता है हिंदी में दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है। ध्यान देना है, दूरदृष्टि दोष को बच्चे सोचते हैं कि दूरदृष्टि है, इसका मतलब दूर का नहीं दिखाई देता। नहीं, दूरदृष्टि में दूर का ही दिखाई देगा और निकट दृष्टि में निकट का ही दिखाई देगा। ध्यान रखना, अगर दूरदृष्टि है तो उस बंदे को दूर का दिख रहा है, पास का नहीं। अगर निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको निकट का दिख रहा है, पास का नहीं। और ये दूर और निकट का उल्टा सिस्टम क्या हो गया? ये आंख के अंदर जो है अंदर का सिस्टम है, जो रेटिना से पहले बन जाता है उसको निकट कर लेते हैं, और जो रेटिना के दूर बनता जाके उसको दूर कहते हैं। इस आधार पर कहा गया दूर, ना कि हमें दिखने और उससे कहा गया दूर या पास। तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लो। तो बताओ, दूरदृष्टि के लिए कौन सा जो है लगाते हो लेंस? तो उत्तल लगाते हैं। और निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूरदृष्टि के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। ओके, आप इसको इस चीज से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं दूरदृष्टि और एक निकट दृष्टि। निकट, तो बताओ दूर में कितने वर्ड हैं? 2, और निकट में 3। अब देखो दूरदृष्टि में कौन सा? उत्तल देश, मतलब कम है, कम है, कम है अक्षर, तो उत्तल में भी कमी है। और निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर मतलब ज्यादा अक्षर हैं, तो निकट दृष्टि में ज्यादा अक्षर हैं। अगर आपको निकट दृष्टि में ज्यादा अक्षर हैं तो अवतल में भी ज्यादा अक्षर हैं। तो ऐसे भी ध्यान रखो, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए जिंदगी में, अब नहीं भूल सकते हो। कम का कम साथ आएगा, दूर का दूर के साथ आएगा। दूर दृष्टि में 2 वर्ड है, उत्तल में भी कम है अवतल से, तो निकट जो है दूर से ज्यादा है और उत्तल अवतल से ज्यादा, अवतल जो है उत्तल से ज्यादा है वर्ड। तो ऐसे कनेक्ट करके भी आप रख सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, अगला है, अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। तो 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासन किया था। जो आप सभी लोग जानते हैं, अकबर जो है हुमायूं का था बेटा, और हुमायूं जो है बाबर का बेटा था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, और इसने 4 युद्ध लड़े थे, 4 के चारों इसके संपन्न हुए, और इसने मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना करी, और उसका महान जो राजा हुआ वो अकबर हुआ। तो अकबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है, अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था, और हुमायूं की जो मृत्यु थी वो 1526 ईस्वी में हो गई थी, दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से लड़खड़ाकर गिर जाने के कारण। और अकबर उस समय संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब के गुरदासपुर में लड़ रहा था। और अकबर का संरक्षक कौन? बैरम खां था। तो वो गुरदासपुर में लड़ रहा था, और जहां बैरम खां ने ईंटों का सिंहासन बनाकर 14 फरवरी 1526 में कालानौर, ध्यान रखना इस कालानौर को ध्यान रखना, पूछा जाए कहां, तो कालानौर गुरदासपुर जो पंजाब में है, राज्याभिषेक वहां पर कर दिया था। 2 बार हुआ था, वह एक वहां पर हुआ था, एक यहाँ हुआ जाके। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राज्याभिषेक वहीं पर कर दिया था अकबर का, गुरदासपुर जिसको कालानौर कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, आप उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको याद रखा रहेगा। अगला है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से इसे उत्क्षेप्त बल और भार कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप्त बल जो है और भार कार्य करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट करते हैं, विपरीत दिशाओं में है। बी ऑप्शन हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में करते हैं, विपरीत दिशाओं में। ये थोड़ा बैकग्राउंड में जो दिख रहा है इसको हमने डार्क वाले पेन से कलर कर दिया था और लिख भी दिया था, इसलिए ये पन्ना जो है उसको पलट करके पार कर गया। ठीक है, और ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन पुस्तक से। ठीक है, तो देखो, उत्प्रेक्ष बल जो है और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इसका क्या सिस्टम है, थोड़ा सा सुनिएगा। देखो हुआ क्या कि उत्क्षेप्त जो बल है और भार है विपरीत दिशाओं में करते हैं जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है। आप जानते हो, जब कोई चीज़ जो है ठोस वो द्रव में डुबोते हैं तो क्या होता है, हमें जब कोई ठोस द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। जैसे आप देखो 50 किलो की आप बोरी लेकर चलो, तो अगर आप जल में चलो, नदी में चलो, तो आपको कम वजन लगाना पड़ेगा, एक उंगली से उस बोरी को ले जा सकते,
ले जा सकते हो, ठीक है, ध्यान रख सकते हो। तो ध्यान रखना है, यही हो रहा है, एक भार में कमी प्रस्तुत होती है और भार में या आभासी कमी द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है और इस बल का उत्क्षेप्त बल कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पूछा जा रहा है। और ध्यान रखना है, वस्तु का भार नीचे की ओर और द्रव का उत्क्षेप्त या उत्प्लवन बल ऊपर की ओर करता है, इसीलिए पूछा जा, ये विपरीत दिशाओं में करेंगे। तो ये उत्क्षेप्त एक प्रकार का बल है जो ऊपर की दिशा की ओर लगता है, ठीक है, भार नीचे की ओर लगेगा। तो पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हुई? तो मीरा कुमारी। और अगर मीरा कुमारी ये महिला है, अगर पूछ लें आपसे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष मतलब स्पीकर कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर पहले हैं। और ये पहली महिला और दूसरी महिला थी जो है जो अभी के मोदी के शासनकाल में रही हैं, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन ये सेकंड थी, पहली मीरा कुमारी हैं, दूसरी हैं सुमित्रा महाजन। और अगर पूछें लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर तीनों करंट अफेयर के हैं, पुराने क्वेश्चन है ज़्यादा, उनको हम लोग हटा देंगे और बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलो ये क्वेश्चन जाने कितनी बार आ चुका है, डैश 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 बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कितनी बार पूछोगे भाई? तो CaOH का होल ट्वाइस, अगर आप देखते रहे तो रट जाएगा। तो CaOH का होल ट्वाइस, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जब तक आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है, कम से कम 500-1000 क्वेश्चन हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना और इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, CaO। इसको कली चूना भी कहते हैं और इसको क्विक लाइम कहते हैं और इसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं, कल ही क्वेश्चन बताया था आपको। और CaO को जो पानी में गर्म करते हैं तो अत्यधिक ताप निकलता है और जिससे CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला है कि एक मोटी जेली मतलब एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पैक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे के लिए बनाने के लिए। तो देखो जेली जो आप खाते होंगे, जो जेली जो होती है लिक्विड टाइप में और थोड़ा ठोस भी, जो लिक्विड और ठोस का जो मिश्रण होता है उसको जेली कहते हैं। तो ये पैक्टिन के उपयोग में जो है, पैक्टिन का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, आप याद रखो। अगला क्वेश्चन है 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आप एक फार्मूला जरूर याद रखो, वो फार्मूला क्या है बता देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा ऊपर उड़ा लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर बताते हैं V बराबर W/Q, यानी कि वोल्ट किसे कहते हैं? जो एक कूलाम को कार्य करने में, एक कूलाम को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो हमारा वोल्ट कहलाता है, ठीक है। V बराबर W/Q होता है। अगर आपसे W पूछें तो W बराबर हो जाएगा V × Q, यानी कि वोल्ट इंटू कूलाम, ये W हो जाएगा। तो यही आपको बताना है 10 वोल्ट के विभवांतर और 5 कूलाम, यानी कि V का मान है 10 वोल्ट और Q का मान है 5। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50। और W का मात्रा क्या होता है? जूल, यानी कि वर्क का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो बस हमारा 50 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, C वाला। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो देखना रखना, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, एकदम कान में डाल लो, ठीक है, याद कर लो बिल्कुल। ताप बढ़ाओगे तभी ध्वनि की गति बढ़ेगी, ये चीज आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ती है और इसीलिए पूछा जाता है, बताओ रात में ध्वनि ज्यादा होती है दिन में? तो ध्यान रखना दिन में, क्योंकि दिन का टेम्परेचर ज्यादा होता है बजाय रात के, ठीक है। ओके, याद रख लोगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कार डैश डैश का गुणनफल है। तो कार किसका गुणनफल है? तो आप समझे होंगे W बराबर FS cos थीटा होता है। FS यानी कि बल इंटू S डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल और वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा कोई होती नहीं भाई, वस्तु खड़ी है तो बल और वस्तु का बल की दिशा में वही कार्य होता है। जैसे आप बल लगा रहे हो, बल की दिशा में ही वस्तु का विस्थापन हो, वो कार्य कहलाएगा। तो B ऑप्शन इनका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्य का मात्रक जूल होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको जरायुज ही कहते हैं, ठीक है। जरायुज देने वाले को ही, बच्चों जन्म देने वाले को ही जरायुज कहा जाता है, ये आप सीधे से याद रखो, इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि
गुरुत्व बल डैश डैश के बीच आकर्षण बल परिभाषित करता है। तो गुरुत्व बल किसके बीच जो है आकर्षण बल प्रभावित होता है? तो दो द्रव्यमानों के बीच में। ये तो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने आपको समझाया भी था कि भाई अगर दो पिंड है हमारे पास और इनका द्रव्यमान m1 और m2 है तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, वो यह है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान में r स्क्वायर। ये है जो है आपके गुरुत्वाकर्षण का जो है गुरुत्वाकर्षण यहीं से निकलता है G का मान। ठीक है, तो ध्यान रखना है दो पिंडों के बीच में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ध्यान रखना है दो द्रव्यमानों के बीच में। अगर गुरुत्वीय बल है तो दो द्रव्यमानों के बीच में लगेगा। ठीक है, चुंबकीय और आवेशों इनसे कोई लेना देना नहीं। पीडीएफ1 में दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं प्रबलता के, क्या प्रबलता के लक्षण होते हैं। तो पीडीएफ1 आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, तो पीडीओ का सिस्टम वहां पर आपको अच्छे से समझाया गया था। पीडीएफ1 ठीक है, जिन लोगों ने मजा काटी हाई स्कूल में वो धीरे धीरे भुगतेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं उनको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वहीं का सारा हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं भाई, किसी को बुरा मत मानना, क्योंकि ये सच्चाई है ना, क्योंकि हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते नहीं अच्छे से। और दरअसल गलती हमारी भी नहीं है और हमारी भी है। तो जो समझदार हो जाते हैं वो पढ़ लेते हैं भाई। अगर हमारी नहीं हो तो कुछ बच्चे 100 में 100 लाते हैं, कुछ 95 लाते हैं, 98 लाते हैं, तो वो क्यों ला रहे हैं, हम क्यों नहीं ला रहे हैं? तो थोड़ा थोड़ा गार्जियन का, थोड़ा थोड़ा हमारा, सबका मिक्सअप है। फिलहाल कोई लेना देना नहीं, अब जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो चलो देखो 1548 में डैश 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 ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो बताओ, तो इसमें ध्वनि की जो है विशेषता कौन सा नहीं है? हर्ट्ज नहीं है, क्योंकि हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है 1548 में। तो ध्यान रखना 1548 में जो हर्ट्ज है वो ध्वनि की विशेषता नहीं है। और जो है आवृत्ति जो है का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। ध्यान रखना आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदलती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। और ध्यान देना है कि किसी माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये भी ध्यान रखना। और अगर आपको ध्वनि चलाना है तो ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक होता है। ठीक है, ध्वनि तभी चलेगी जब कोई आवश्यक होगा। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो बताओ चंद्रगुप्त का पुत्र, तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और ये बिंबिसार ना लगा लेना, अगर बिंबिसार में कंफ्यूजन हो तो ये हर्यक वंश का था बिंबिसार। ठीक है, महान राजा ये भी था। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने जो है घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना करी थी, तो यह ध्यान रखना है। और इसका जो मौर्य वंश का जो शासनकाल था वो 321 ईसा पूर्व से और 23 ईसा पूर्व तक रहा है, ऐसा करके है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और अशोक यहीं का महान राजा था जो अशोक है। और सबसे पुराने जो है आपके अभिलेख हैं वो अशोक के ही हैं। ध्यान रखना वो अशोक के ही हैं सबसे पुराने अभिलेख। ओके, तो आप इतना ध्यान रख सकते हो। चलो, और इसने धनानंद को पराजित चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वो तो हम बता ही चुके हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो भारत पहले जेनेटिक उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है पुराना, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाना है सभी लोगों को। ठीक है, एक एक बच्चे को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।